मित्रों, आज भाषण की बजाय थोड़ा बातचीत से शुरू करेंगे, क्योंकि जब परिवार में बैठते हैं तो केवल भाषण नहीं, थोड़ा आपस में विचार विमर्श भी करना जरूरी होता है। आज का अपना ये किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम है, ये उस कड़ी का कार्यक्रम है जिसमें हमने इस अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अपने को पता है कि 27 अक्टूबर का ऐसा दिन है जब हमारे दोनों कार्यकाल के तो 7 साल पूरे होते हैं और इस कार्यकाल के 2 साल पूरे होते हैं। तो पार्टी ने योजना बनाई कि हम इन 27 दिनों में हर दिन किसी एक ग्रुप को, एक वर्ग को, एक संगठन की किसी सिस्टम में बंधे हुए 100 से लेकर 200 तक लोग यहाँ आएंगे, हर दिन यहाँ विचार करेंगे। पहला कार्यक्रम युवा मोर्चा का हुआ है 1 तारीख को। कल 2 तारीख का मेरा बाहर का प्रवास था, इसलिए 2 को कल हमने नहीं किया। तो आज 3 तारीख को किसान मोर्चा का ये आज कार्यक्रम है। यानी एकदम प्रारंभ में ही कार्यक्रम ये जो रखे जा रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे किसान मोर्चा है, फिर कल महिला मोर्चा है। तो अपने मोर्चों के सारे कार्यक्रम पहले होंगे, बाद में फिर अन्य अन्य ग्रुप के ये कार्यक्रम होंगे। आज हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश जी दलाल ये हमारे बीच में है। किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखविंदर सिंह जी मांडी, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, ये हमारे बीच में हैं। हमारे दोनों महामंत्री भी हैं, श्री सोहनपाल जी और श्री राजेंद्र संधू जी, और साथ ही जो राष्ट्रीय कार्य समिति के हमारे सदस्य हैं, श्री हरपाल सिंह जी चीका हैं, श्रीमती सुदेश हैं, श्री रामपाल यादव हैं। रामपाल यादव तो शायद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। पूरे देश का कोष संभालने का काम जरा ध्यान से रखना। और हमारे बीच में मैंने आज 2 सरकारी अधिकारी भी बुला लिए थे कि ताकि हमारी जो बातचीत है उनको ध्यान में रहे, कोई ऐसे मतलब की बात निकल आए जो जिस पर उनको काम करना हो। तो ऐसे हमारे डायरेक्टर कृषि विभाग श्री हरदीप सिंह जी और सीए मार्केटिंग बोर्ड श्री विनय सिंह जी, हमारे बीच में जो मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार इस नाते से कृष्ण बेदी जी, ये भी उपस्थित हैं, ताकि कुछ बातें जो यहाँ निकलेंगी उसमें से कुछ करणीय बातों को ध्यान किया जा सके। सबसे पहले तो एक मोटा मोटा परिचय ध्यान में आ जाए, जिलानुसार कितने कितने कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। भाई आप लोग ऐसा करो, आप जरा पीछे की लाइन ले लो, हाँ कैमरा पीछे ले लो, नहीं तो हमें बीच में अड़चन ध्यान में आती है। ये उठा लो अपना कैमरा और ये सब सबसे लास्ट में ले लो, ये उठा के करो भी पीछे का ये नहीं, ठीक। तो जिला फतेहाबाद से वाह, जरूर फेवर की गई है। 5, 2, 7, 8, 9, 10 मैं देख लिया, इसीलिए कहा है कि जरूर फेवर की गई है। महेंद्रगढ़ जिला क्यों अभी कार्यकारिणी ये आगे गठित नहीं हुई थी, अभी पीछे हैं जी, गठित नहीं, तो थोड़ा जल्दी करो। रेवाड़ी 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। नू जिला 3, 3, 6, 3, 9, 10 यहाँ भी अच्छा है मामला, बढ़िया है। पलवल 1, 2, फरीदाबाद 1, 2, 3, 4 नीचे करो,
गुरुग्राम 1 2 3 4 5 6 7। संधू आपका रहना गुरुग्राम होता है, खेती कहाँ है? खेती कनाल में, और हाथ खड़ा करते गुड़गांव में। दोनों जगह कर लेंगे। झज्जर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां भी फेवर कराई गई है। रोहतक 1 2 3 4 5। सोनीपत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जींद 1 2 3 4 5 6 7। पानीपत 1 2 3 4 5। करनाल 1। अच्छा, यहां भी याद कर लिया। 2 3 4 5। यहां फेवर नहीं कर सके आप? नहीं जी नहीं, आज आपके 2 लोग तो बीमार हैं जी उनके, वो इसलिए नहीं आ पाए, जिलाध्यक्ष भी नहीं आ पाए। तो मैं समझ गया, कोई भी जवाब दे दो। यहाँ 5 ही है। कैथल 1 2 3 4 5। नीचे कहो। कुरुक्षेत्र 1 2 3 4 5 6 7 8। यमुनानगर 1 2 3 4 5 6। अंबाला 1 2। पंचकुला 1 2 3 4 5। हो गए सब जिले को रह गया। अच्छा, फटाफट 2 मिनट में सब जिलों के 22 के 22 जिलों के नाम बिना पढ़े हुए कौन गिना सकता है? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5। इस पाठ्यक्रम में कमजोर हो गए। हरियाणा पूरा, हम हरियाणा की टीम के लोग हैं, हरियाणा की कार्य समिति है। जिलाध्यक्ष भी हूं तब भी हम बार बार अपने जिलाध्यक्ष साथियों को मिलते हैं। तो हरियाणा के हमारे 22 जिले, कौन सा जिला कहाँ है, किस जिले की क्या विशेषता है, यहां से शुरू करना पड़ेगा। उसी में से कई नीतियां ये आगे बनती हैं। तो मित्रों, इन बैठकों में जो मेरा एक सामान्य बातचीत का जो प्रकार रहा है, यह मन आगे रहेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या आगे की योजनाएं हैं, और जिस भी ग्रुप के साथ हम बैठेंगे उस ग्रुप विशेष के काम क्या हैं, अर्थात किसान मोर्चा इसका क्या काम है, क्या दायित्व है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। किसान मोर्चा का दायरा ये तो ध्यान में आ गया, जो कृषि संबंधी विषय है वो सारा किसान मोर्चा के जिम्मे है। इसमें एक विषय आता है कि जो कृषि करता है, खुद खेती करता है, उसी का दायरा, या कृषि को सहायता करने वाले जो लोग हैं, खास करके कृषि आधारित मजदूरी करने वाले लोग, उनका दायरा भी हमारे इसमें आता है। तो हम कुल मिलाकर कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते देश में अपना एक महत्व रखते हैं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से जितनी खेती, जितनी उपज करता है, इसमें पंजाब को तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ चीजों में पंजाब अग्रणी होगा, कुछ में हम अग्रणी होगा, पंजाब का साइज भी बड़ा है, लेकिन बहुत चीजों में हम सारे देश में बहुत हमने नाम कमाया है, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। एक दो का उल्लेख मैं करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। जैसे हमने ध्यान में किया, जब 2014 से पहले, क्योंकि स्वयं भी खेती का अभ्यास है, पिताजी खेती करते थे, हम उनका हाथ बटाते थे, गांव में जाते थे तो सारे लोग साथ बैठते थे, वो समस्या हमको बताते थे कि ये कठिनाइयां हैं। कोई किसान की संभाल नहीं होती थी, बल्कि कुछ किसान ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ आगे बढ़ के ले जाते हैं। सब किसानों को जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो पात्र हैं, उनको मिलता नहीं है। और किसान का नहीं पता लगता था ये छोटा किसान है कि मध्यम बिचला किसान है कि बड़ा किसान है, या इसकी किसानी कैसी है, ये प्रगतिशील है या पिछड़ा हुआ रह गया, इसकी आमदन कितनी है, इसको जरूरत किस चीज की है। समय समय पर उसके बाद उसके ऊपर जो संकट आते हैं
कभी भी यानी प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी भी कारण से उसकी खेती का नुकसान हो गया, उसकी सहायता किसको हो गई किसको नहीं हो गई। कुछ लोग तो भटकते रहते हैं पीछे, और सरकार भी जिनको अच्छा देना अच्छा दे दिया, और कुछ को तो ऊंट के मुंह में जीरा, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक भी हमने देखे हैं। तो जब ये सारी समस्याएं ध्यान में आई तो सबसे पहले तो किसान का लेखा जोखा, किसान का खाता हर एक का ये बनाया जाए। तो हमने जितनी किसान की खेती है, कितनी वो उपज करता है, अपनी जमीन है या वो बंटवारे पर लेकर के करता है, ठेके पर करता है, किसी प्रकार से दूसरों की जमीन पर बुआई करता है, तो ऐसा लेखा जोखा करने के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम है, नाम बता सकते हैं? ध्यान में आ गया ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। 2 साल पहले तक, जब हमने 3 साल पहले शुरू किया, तो पहले साल में तो बहुत से लोग इसका विरोध भी करते थे। विरोध के लिए करते थे, उनको पता ही नहीं था क्या होना क्या नहीं होना। जैसे आज ये कृषि कानून का जो विरोध है, कुछ नहीं पता किसी को इसका होना क्या है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है जो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विरोध के लिए विरोध करना है कि इन्होंने जो कुछ करना है हमने उसका उल्टा करना है या उसका विरोध करना है। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। धीरे धीरे हमने थोड़ा सख्ती भी की, थोड़ा उस हिसाब से कंडीशंस भी लगाई। अब लोग भरने लग गए हैं। वही लोग जो कल को गलत कहते थे, आज वो कहते हैं जी पोर्टल फिर खोल दो। हमने पोर्टल में अपनी जमीन नहीं चढ़ाई, खोल दो। आज विरोध नहीं है। आज तो किसी कारणों से वो नहीं चढ़ा पाता, मानो कोई नेट की गड़बड़ हो गई, इंटरनेट के कारण से नहीं चढ़ा पाया या गलत चढ़ गई, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि गलत का खेल भी खूब चलता था। बोया हुआ ईख है और लिखवा दिया गेहूं, बोया हुआ गेहूं है, लिखवा दिया कुछ और। तो इस प्रकार से इन गलतियों के कारण से उसको बैंक में भी कठिनाई आती थी, मुआवजा लेना पड़े तो कठिनाई आती थी, मंडी में बेचने जाए तो कठिनाई आती थी। तुमने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और ये अब दूसरे प्रदेश भी इसकी नकल करने लग गए हैं। हमने जितनी नई योजनाएं चलाई इस प्रदेश में, 1-2 साल के बाद दूसरे प्रदेश आ जाते हैं। आपने कैसे किया हमको बताओ। चाहे हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे हमारी मेरिट के ऊपर नियुक्तियां हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। और अभी तो गुजरात की टीम आई हुई है, पिछले दिनों आई, वो कहने लगे जी हरियाणा के लोग इतने मेडल कैसे लेके आते हैं, हम समझ लेना चाहते हैं। अब वो आ गए। तो इसलिए हमारी इन उपलब्धियों के ऊपर केंद्र सरकार का भी एक अच्छा उनके ऊपर प्रभाव है, दूसरे प्रदेशों पर भी प्रभाव है। तो हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये तय किया। साथ ही एक चीज और कर रहे हैं कि जमीन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसको भी ड्रोन से मैपिंग करके कि कौन सी जमीन किसकी है, झगड़े में किस किस की पड़ी है। और फिर ऐसी जमीनें भी हैं जो बाप दादा लाई पुराने नाम चल रहे हैं, और उनके आगे बेटे का बेटा, उसका बहू, उसकी भतीजी, उसका भाई, उनके सबके इकट्ठे हिस्से लिखे हुए हैं। 1/3605 इसका, 1/1820 इसका, 1/3502 उसका। अब समझ नहीं आता कि इसको 3502 टुकड़े करेंगे कैसे इसके। अब ये जो कि पार्टीशन नहीं होता हमारे यहां, और पार्टीशन कराने के लिए लोग थक जाते हैं, खूब जोर मारते हैं। मुझे उस समय ध्यान में आया, मुख्यमंत्री में 2014 में बना, 2011-12 में हमारे पिताजी माताजी का देहांत हो गया 9-10 में। तो 11-12 में भाइयों की जमीन इकट्ठी थी। तो मैंने एक भाई को कहा, मैंने कहा जाके भैया एप्लीकेशन दे के आ जरा, अपनी अलग अलग कर लो और अपना जिसको बुआई करनी बुआई करो, जिसने बेचना बेचो, जिसने जो कुछ काम करना करो अपना, लेकिन झगड़े क्यों पड़े। उस भाई ने मुझे कहा कि जमीन का तकसीम करने के लिए मेरे से पैसे मांग लिए और फलां तहसीलदार ने मांग लिए। मैंने कहा उसको जरा अभी बताना नहीं कि मैं किसका भाई हूं, क्या हूं, मेरा परिचय मत बताना, तो कोशिश कर ले थोड़ी। खूब कोशिश कर ली, नहीं उससे बात बनी।
एक बार उस तहसीलदार ने कहा कि इतने चक्कर मार लिए तने, तो इतने से पैसे दे के काम क्यों नहीं करा लेता? कि मेरे बड़े भाई ने कहा पैसा एक नहीं देना। कि बड़ा भाई कौन है? कि तो अपने डीसी से पूछ ले कौन है। डिप्टी कमिश्नर जानता था मुझे। तब वो घबराया कि मामला कुछ गड़बड़ है, इतनी बार मांगने से तो कोई भी दे देगा पैसे। उसने बात की, तब उन्होंने बताया, परिचय हुआ। अब खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहना जी एक बार मुझे मिलवा दो, बस मैं सारे काम कर दूंगा। तो मुझे डीसी ने मैसेज दिया, आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा जहां मैं हूंगा वहां मिलने आएगा कि हाँ वहीं आ जाएगा? मैंने कहा नहीं। तो उसको कहा कि मैं मैसेज भेजूंगा, उसके घर जाऊंगा, मैं उसी की चाय पीऊंगा और वहीं मिल के आऊंगा, अन्ना नहीं दूंगा एक भी। बड़ा खुश हुआ, उसने चाय पिलाई, सब किया, गलती मानी, कर दिया। संयोग से अब मुख्यमंत्री बन गए। फिर एक दिन आया कि मैं बड़ा शर्मसार हूं। मैं कहा तुझे शर्मसार होने की जरूरत नहीं है, तू एक पल्ले गांठ बांध ले कि इस काम का पैसा किसी से नहीं लेगा। मिलता भी कभी कभी, लेकिन है ऐसे नीचे, और आम चलता ये। और ये पार्टीशन के झगड़े कोर्ट्स में सालों साल से पड़े हैं। हमने विचार किया कि इसका कानून लेकर आए कि किसी की साझी जमीन है, जो भी उसको पार्टीशन करना चाहता है एक साथ लिख के दे दे एप्लीकेशन, हम सबकी कर देंगे। चाहे छोटा छोटा टुकड़ा ही हो, जरूरी नहीं उसको बांटना है, नाम अलग अलग करा लो, इस किले का इतना हिस्सा इधर है, इतना हिस्सा इधर है, तुम इकट्ठी बो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को और अलग करनी पड़े और बीच में उसकी लाइन लगानी पड़े तो दिक्कत तो ना हो, झगड़े तो ना पड़े। इन झगड़ों में हमारे समाज का 50-60% जो लोग हैं इन कोर्ट कचहरी के झगड़े में पड़ा हुआ है, और जिनका धंधा चल रहा। एक आदमी तो इन्हीं कामों में लगा रहता है, आज तहसीलदार के पास जा रहा, आज कोर्ट में जा रहा, कचहरी में जा रहा, यहां जा रहा, वहां जा रहा। अच्छा, आप तो सब बड़े समझदार हैं। जमीन के मामले को लेकर के आपके घरों में भी जमीनें तो सबकी है ही है, परिवार की। आपका परिवार का कोई भी आदमी कोर्ट के मामलों में फंसा हुआ है, तहसील के मामले में फंसा हुआ, जहां तारीखें लगती हैं, ऐसा कौन कौन है? ये देख लो, इतने लोग यहां हैं। इनमें से कोई 2 लोग बताएंगे। ये पीछे लाल कमीज, आप बताओ क्या मामला आपका, क्यों फंसे हुए हैं आप, बताइए। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष जी। जी मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। मेरा एक दोस्ती है, बिल्कुल भाई जैसा दोस्त है। वो अपने पिताजी के अकेले लड़के हैं, और उनके जो दूसरे दादा के लड़के हैं वो 10-12 हैं। उनका मुख्यमंत्री जी 17 साल से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच लिया है, और उनकी हिस्सा तकसीम हो नहीं रही है। लड़ाई झगड़े भी हो लिए, वो अकेला है और वो कई जने हैं। तो वो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, वो बेचारा बहुत परेशान और रोता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो ये चीज मैंने देखी है बहुत ही। और ये आपने जो कदम उठाया है, बहुत ही मतलब अच्छा कदम उठाया समाज के लिए और भाईचारे के लिए। आपका तकसीम हो जाएगी, मानो किसी की डेथ हुई तो उसके परिवार में जितने मेंबर जिनकी हिस्सेदारी है, तकसीम करके सबके नाम कर दो अलग अलग। हाँ, ठीक रहेगा। हाँ, वो दूसरे जो दादा हैं उसके वो नहीं मानते मुख्यमंत्री जी, वो तो तैयार है, कब्जा नहीं मानते, वो ये दिक्कत है। वो एग्री नहीं होते, वो कह देते हैं कि हमें तो नाम कराना पहले ठीक होता है, पहले नाम हो, तकसीम हो। हाँ, नाम तो हुई पड़ी है मुख्यमंत्री, नाम तो हुई पड़ी है, तकसीम हो, इंतकाल हो, हाँ, फिर उसके बाद कब्जे का विषय आता है। तकसीम नहीं, कब्जा तो पहले तो विषय होता है पंचायत का, पंचायत कराए भाई, जिसका हिस्सा उसको देना ही पड़ेगा। या तो कोई डॉक्यूमेंट है उसके पास कि अभी 2 भाई थे, एक भाई के 10 बच्चे हो गए, एक भाई का एक अकेले रह गया, तो उसकी अकेले की 10 गुना जमीन तो हो ही जाएगी, उसकी तो 10 जगह बटेगी। अब इसमें एक नेचुरल कानूनन जो विषय है वही करना पड़ेगा। और फिर अगर कोई नहीं कराएगी, पंचायत भी नहीं कराए, भाईचारा भी नहीं कराए, तो सरकार कराएगी। सरकार कराना ही पड़ेगा। आज तो क्या समझौते में छोड़ गए, किसी का आधा पता दे दिया, कुछ और कर दिया, मजबूरी में साइन करा लो भाई, अब साइन कर करा के ऐसा चलता रहता है। और जो थोड़ा दमदार होता है वो कोर्ट में चलता है, 20-20 साल उसका कोर्ट, वो फिर खून चूसते रहते हैं वहां उसके इर्द गिर्द जो लोग। तो इस विषय को करने के लिए हम काफी चीजें आगे बढ़ गई हैं, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई दूसरा बताना? धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं गांव संडवा से हूँ जी, तहसील तोशाम, जिला भिवानी से। सर, हमारे गांव में एक मुख्य समस्या है, जो ये मुरवाबंदी न होने के कारण, उसके कारण लोगों के आपसी झगड़े बढ़े हुए हैं। आपके यहाँ तकसीम वो नहीं, कंसोलिडेशन नहीं हुई है? नहीं,
हाँ, तो हाँ। खुद हमारे घर में ही एक ऐसा मामला था जिस रास्ते से हम खेत में से जाते हैं, वो जो आगे जो खेत लगता है उसका वो जाने नहीं देते हैं, और उसके विवाद के कारण छिटपुट घटनाएं मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ और अन्य लोगों के साथ भी होती रहती हैं। मुरवाबंदी न होने के कारण ये एक सालों की समस्या बनी हुई है सर। दूसरा जैसा कि हरियाणा में तकरीबन मुरब्बाबंदी हो चुकी है, केवल 60-65 गांव ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर भिवानी जिले में है, भिवानी और दादरी के उसमें 45-50 होंगे। इन दोनों जिलों की मुरब्बाबंदी में काफी देर हुई, झगड़े हुए, मान नहीं रहे लोग, फिर भी हमने आने के बाद कोई 25 के आसपास गांव में हमने इन 7 सालों में मुरब्बाबंदी कराई है। और हमने तय किया हुआ है, बल्कि मैंने अभी कुछ दिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा कि अब जो पुराने पटवारी थे जो इस मुरब्बाबंदी को या कंसोलिडेशन चकबंदी को ठीक से करा सकते थे, अब वो बचे ही नहीं है। नए पटवारियों को कुछ पता नहीं है। हाँ जी सर। हमने कहा पटवारियों में से 100 पटवारी सिलेक्ट करो जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, चाहे टेस्ट लेके करो, चाहे उनको ज्यादा पैसा देंगे, उन 100 पटवारियों की ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग करा के एक साथ जो बचे हुए गांव हैं इनका एक सिस्टम बना करके थोड़ा नियम भी बदलने पड़ेंगे। पहले नियम क्या थे कि जिस खेत में कुई लगी है उसका पैसा ज्यादा, चाय का पैसा ज्यादा, बरानी का कम, सड़क किनारे कम। अब उल्टा हो गया कि सड़क किनारे की जमीन वो महंगी हो गई। हाँ जी। अब बहुत झगड़े तो इसका नहीं है कि उनका जो वैल्यू लगती है, ये 4 आने की है, 6 आने की है, 8 आने की है, उस पर सहमति नहीं बनती। उस नियम को थोड़ा बदलेंगे, बदल करके आम लोगों की सहमति बने। आज की जो कीमत है उस हिसाब से कर लेंगे। आज जो महंगी है महंगी रखेंगे, सस्ती है सस्ती रखेंगे। उसकी कीमत का वैल्यूएशन का सिस्टम नया बनाना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, ये विषय आगे बढ़ाना है कि हमको ये कंसोलिडेशन के विषय में वैल्यूएशन का सिस्टम, इसको पुराने वाले को छोड़ के नया एक्ट बनाना पड़ेगा कोई, या जो पहले का एक्ट है उसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर ये आसानी से चकबंदी हो जाएगी। सर गांव संडवा की तरफ थोड़ा बहुत केसीसी भी नहीं बढ़ने सर हमारे। नहीं, वो तो यही कारण है ना। अगर एक बार चकबंदी हो जाए और उसका किलाबंदी हो जाए और ठीक से नाम हो जाए तो केसीसी तब बनेंगे, उसके बिना तो बनाएंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड या बैंक वाले भी साफ साफ जमीन हो तो उसका ही बनाएंगे, झगड़े वाली को बनाएंगे नहीं वो। ठीक, थैंक यू सर। हाँ चलिए, ये नीली कमीज, बस एक ये बोलेंगे इस विषय पर, फिर विषय बदलेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड में भी काम किया, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारा गांव पट्टी कल्याणा गांव से बना हुआ है सर, हल्दाना गांव जी। उसी में पट्टी और कल्याणा भी 2 गांव गिने जाते हैं, है ज्वाइंट जी। उसी में से चौथा गांव बना है गढ़ी त्याज्ञान जी। मान्यवर, जो जमीन 772 बीघे के करीब पट्टी कल्याणा का टोटल रकबा माना जाता है, उसमें से गढ़ी को चौथा हिस्सा मिला है जी, बाकी पट्टी और कल्याणा के पास में है। लेकिन हल्दाना जब स्टार्ट में 1959 में पंचायत अलग हुई तो उसे कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई जी। 13 एकड़ जमीन है, उसमें से भी आधे से ज्यादा खराब होगी सर। इस विषय में कुछ प्रकाश डालें सर थोड़ा। खराब किस चीज से खराब हुई? पट्टी कल्याणा से चौथा हिस्सा स्टार्ट में पहली पंचायत हल्दाना की बनी थी सर 1959 में सर। तो हल्दाना अलग हुआ तो उसको रकबा नहीं मिला उसके हिस्से का जी। रकबा मिला है तो पट्टी और कल्याणा आधे में 2 है जी। चौथा हिस्सा हमारे बाद में गढ़ी त्याज्ञान पंचायत बनी, उसको चौथा हिस्सा मिल गया। हल्दाना अब भी अछूता है जिस चीज से, उनको रकबा नहीं मिला है। ऐसा ना, उसका जब एक गांव से 2 गांव बनते हैं, 2 पंचायतें बनती हैं, उसकी जो रेवेन्यू एस्टेट होती है वो तो एक ही होती है जी। उस एक रेवेन्यू एस्टेट में 2 पंचायतें बन जाती हैं जी। तो 2 पंचायतें बनने के बाद जरूरी नहीं है कि पंचायती जमीन उसी हिसाब से सबको बांट के दी जाए, क्योंकि जो पंचायती जमीन के ऊपर जितने सार्वजनिक काम होते हैं वो पूरे गांव के लिए होते हैं। गांव बड़ा हो जाता है इसलिए 2 पंचायतें बन जाती हैं। मान लो कोई पंचायती जमीन में स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, अब वो एक पंचायत का नहीं होता, वो एक गाँव का होता है। तो उसका वो नियम होगा, पता करेंगे, फिर भी आप अपनी समस्या को लिख करके। उसमें गोचरान की भूमि थी सर, वो गोचरान को दोबारा से जब चकबंदी के बाद में करा गया तो गुजरान पन्ना करके कुछ परिवारों ने आज भी उसमें जबरन उगाई। मैं कह रहा हूँ ये रेवेन्यू का काम है, आप लिख करके एक बार पहुंचा दें
रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं हमारे, उनको चाहे मिल भी लें, जी सर। संजीव कौशल FCR हैं, जी हाँ। उनसे आप मिल लें, मिल करके अपनी समस्या समझाएं। कोई नियम कानून इसके क्या है मुझे एकदम पता नहीं है कि जब एक पंचायत की 2 पंचायतें बनती है उसमें फिर जो कॉमन लैंड होती है उसका क्या बनेगा, उसका कोई ना कोई विषय बताएंगे। और अगर हमें ऐसी समस्याएं कई जगह की ध्यान में आ गई और कोई कानून बढ़ाना हो तो हम कानून बढ़ा देंगे। उसमें लोगों की समस्या को हल करना हमारा मुख्य हेतु ये है। रूल बनाना रूल बनाओ, कानून बनाना कानून बढ़ाओ, वो तो हमारा काम है, बढ़ा देंगे। हाँ, संविधान की जो भावना होती है उस भावना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई केंद्रीय कानून होता है उसकी भावना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हम सब कर देंगे, आप लिख करके एक बंद को दो। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। चलिए इस विषय को यहाँ बंद करते हैं, आगे चलते हैं। अरे आगे चलते हैं, एक एक आपका क्या है कि इंडिविजुअल विषय शुरू हो जाएंगे। उस गांव का ये विषय, मैंने इसलिए विषय नहीं छेड़ा, वरना तो ये सबके कोई ना कोई विषय निकलेंगे। वो तो मैं केवल 2 लोगों को 3 लोगों को इसलिए बैठो इसलिए पूछा है कि मुझे विषय थोड़ा सा आपको कितना ध्यान में है, मुझे भी ध्यान में आ जाए। अब जैसे उन्होंने विषय ध्यान कराया वो सारा मुझे ध्यान में है, इन्होंने बताया भिवानी वाले वो सारा मुझे ध्यान में है। ये एक नया विषय आ गया जो पट्टी कल्याण का आ गया, ये पहली बार आया है। तो हम तो ऐसे कुछ चीजें जो ढूंढते हैं ताकि लोगों को सुख सुविधा कैसे पहुंचा सकें। समस्याओं के हल के लिए ये बैठक नहीं है। समस्याओं का हल तो जब कभी कोई ऐसा विषय आएगा आप अपना लिख के दे जाओगे। हमारे कृषि विभाग, कृषि मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हैं, या CM ऑफिस में पहुंचाओगे तो हम भी उन्हीं के माध्यम से वो सारी चीज कराएंगे। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अलग रखो। केवल ये तो एक सुझावात्मक मोर्चे की संगठनात्मक बैठक है कि इन विषयों का विचार करते हैं। अब जैसे मैंने 2 विषय छेड़े, अभी मेरे पास 15 विषय और हैं। अगर एक ही विषय पर चलते रहे तो फिर तो 3 दिन 4 घंटे लग जाएंगे। अब जैसे हमने कीमत नहीं मिलती पूरी, और जो आज एक विवाद बना हुआ है हरियाणा और पंजाब में, उस विवाद के बारे में भी आपको पूरा आज अध्ययन करना चाहिए। यहां इतना विषय नहीं कि सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन तीनों कानूनों को ठीक से अध्ययन करना ये हमारा काम है। कौन कौन है जिन्होंने 3 कानूनों को पूरा अध्ययन किया, पढ़े हैं सारे? बहुत कम है। इस पर तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। आखिर हम किसान नेता हैं, किसान नेता है तो इनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, और उसका विरोध क्या जो कर रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक बहस का ये मुद्दा ये किसान वर्ग में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको इन कानूनों से इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका कोई सरोकार नहीं है। केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के विरोध में, क्योंकि उनको ये पता है चाहे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री हो और चाहे हरियाणा में हम मुख्यमंत्री, अपनी बीजेपी की सरकार चल रही है, अब साझा सरकार चल रही है, हम जैसे जैसे काम आगे कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पैर लड़खड़ाए हुए हैं कि अगर हम कोई मुद्दा ढूंढ करके और उसमें जनता में भड़काएंगे नहीं जनता को, तो लोग हमारे साथ कैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक ये मुद्दा छांट लिया और इस चीज का विरोध करना है। उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे वामपंथी हो, शुरुआत तो की गई है वामपंथियों द्वारा। अब चूंकि वामपंथियों का नेतृत्व इतना तो है नहीं कि वे जनता में सरकार बना लेंगे। अब इसमें तवे पर रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस कि भाई इसको भड़का दो, समर्थन, आंदोलन को समर्थन, ये समर्थन वो समर्थन, और बीच बीच में सहायता भी करते हैं, उनके लोग भी भेजते हैं। लेकिन इसका सारे का अगर मुकाबला करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के इस किसान मोर्चा को करना होगा। इसमें जो MSP की बात है, ये पहली सरकार है कि इतनी फसलों की MSP घोषित की है। पहले तो करते ही नहीं थे, 3-4 फसलों की MSP घोषित होती थी, बाकी तो होती नहीं थी। धान की हो गई, गेहूं की हो गई और गन्ने की हो गई, ज्यादा बाद में सरसों कपास ये जुड़ गई थी, और कोई की थी न। कभी ज्वार की न बाजरे की, न मक्के की, न दालों की, कभी MSP घोषित नहीं की। MSP पर कानून बनाओ। हमारा कहना है कि सन 66 में 65 में एक MSP आया था, तो 65 से लेकर के 2014 तक आप कितनी बार सरकार में आए हो? कानून बनाना था तब क्यों नहीं बनाया? 66 से 2014 बीच में, ठीक है, हमारी भी थोड़े दिन सरकार अटल जी के समय 5-6 साल रही, वरना तो लगातार यही रहे हैं। कानून बना लेते उस समय। ये एक इंडिकेटिव प्राइस होती है कि इस प्राइस पर सरकार खरीदे तो सरकार इस प्राइस पर खरीदे, बाजार वाले खरीदे तो बाजार वाले खरीदे।
लेकिन ये भी बाजार में उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कीमत निर्भर होती है। ये इंडिकेटिव है। हमने फिर भी हरियाणा में, जो हालांकि बाकी प्रदेशों के गले नहीं उतर रहा, हरियाणा ने क्यों कर दिया ये, हमने 11-12 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर घोषित कर दी हैं कि हम खरीदेंगे। और एक पिछली बार का प्रयोग हमारा बाजरा का, उसमें हमको धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ कि बाजरा तो हमने खोल दिया, अभी 2150 खरीदेंगे। हमारे बाजरे के अलावा राजस्थान सारा कूद पड़ा, स्मगलिंग करके बाजरा ले आया। 2 लाख मीट्रिक टन बाहर से आया है। और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ये बठिंडा का एरिया और ये फाजिलाबाद और फाजिलका का पंजाब का भी घुसाया हो, क्योंकि बाजरा थोड़ा बहुत उधर भी होता है। तो ये बाजरे की कीमत हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। तुमने कहा कि ठीक है, जो कीमत अभी जैसे कृषि मंत्री ने बताया, उस दिन जो कीमत थी 2250 में से 1650 घटा के 600 रुपया हमने घोषित कर दिया कि एक क्विंटल के हिसाब से 600 रुपया नगद दे देंगे। अब कम से कम जो सस्ता लेकर के अंदर भर के व्यापारी बैठा है वो तो नहीं बेचेगा, राजस्थान वाला आएगा वो नहीं बेचेगा। हमारे पास पता है कि किस किसान के कितने एकड़ मेरी फसल मेरा बेरा का लाभ हो गया हमको, किस किसान ने इतना एकड़ बाजरा बो रखा है, उसको उतना पैसा उठा करके हम 7 अक्टूबर के आसपास उसके खाते में भेज देंगे, जा भाई बेच किसी भाव। फिर 1650 बेचे। अब कल का जयपुर का रेट 1750 हो गया। इसमें से लग रहा है कि रेट और ही बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो किसान को फायदा है। और मान लो 1650 नहीं तो 1550 बिकेगा, 150 रुपए में किसान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछली बार 2150 था, इस बार 2250 है। 100 तो एमएसपी बढ़ गया था। तो किसान चाहता है कि मुझे सुरक्षित मैं हो गया, मुझे 700 रुपया अगर एक बार 600 रुपया अगर मुझे मिल गया है तो मैं 600 रुपये क्विंटल का घर में रख करके मन में आवे तब बेचूंगा। कोई बंधन नहीं है कि आज शुरू कर दिया और 1 महीने बाद उसकी प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी। जब ठीक रेट मिलेगा तब बेचेगा, और ठीक रेट मिलता है बाद में। एक बार महीना 2 महीने 3 महीने फसल कोई रोक लेना किसान, बाद में अच्छा रेट मिलता है, कम नहीं मिलता है। सरकार को इस बार ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमने जाकर सस्ते में बेचना है। हम खरीदी 25% खरीद रहे हैं, वो लोगों को पीडीएस में दे देंगे। खाने के लिए 3-4 महीने बाजरा शरीर के लिए अच्छा होता, सबको खाना चाहिए। तो इसलिए एमएसपी। फिर हमने ये भावांतर भरपाई शुरू की। भावांतर भरपाई में शुरू तो किया था ये किसके लिए, सब्जी और फलों के लिए, क्योंकि बहुत अवसर ऐसे आते हैं जब सब्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मंडी में बेचने ले जाता, वो सड़कों पर फेंक देता है, टमाटर फेंक देता है, आलू फेंक देता है, प्याज फेंक देता है, गल जाते हैं पड़े पड़े। हमने कहा नहीं, खाने की चीज है फेंको नहीं, जिस भाव बिकता बेचो, जे फार्म ले आओ, उस एरिया के रेट के हिसाब से आपकी अगर कीमत पूरी नहीं हुई तो वो पैसा भावांतर भरपाई का हम देंगे। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है कि नफा थारा घाटा सरकार का, इससे बड़ा कोई हो सकता है आश्वासन? तो इसलिए ये योजनाएं हमने बनाई हैं। इन योजनाओं पर लोग अब उस पर का लाभ भी लेने लग गए हैं। अब आजकल आधुनिक खेती करने के लिए एक नई व्यवस्था केंद्र सरकार ने हमको दी, एफपीओ। हमें जिसको एफपीओ का अनुभव है कि इस एफपीओ से किसान का फायदा हो रहा है, वो जरा हाथ खड़े करो और फिर बताओ मुझे। 1 2 3, आप बताओ एफपीओ कहाँ, एफपीओ से जुड़े हुए आप हैं और कैसे फायदा हुआ, आप बताओ। माइक ले लो। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमने शाहबाद मारकंडा में डायनामिक फार्मर्स एग्री प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एफपीओ बनाया है, और पीछे हम आपके पास आए भी थे। उस एफपीओ के तहत हम लोग, क्योंकि कुरुक्षेत्रा और जो करनाल है ये एरिया हमारा आलू का बेल्ट है, और आलू के लिए हम सीड प्रोड्यूसिंग का काम करने जा रहे थे, उसके लिए हमने आपके कार्यालय में एप्लीकेशन भी दी हुई है। एफपीओ के तहत हम एरोफोनिक्स प्रोजेक्ट के तहत आलू का सीड ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं, और उसमें और भी बहुत फैसिलिटी है जी। अगर चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार 6.5 करोड़ रुपए हमारे को सब्सिडी भी दे रही है उसमें, लेकिन थोड़ा सा अभी प्रोजेक्ट समझने में हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोल्ड स्टोर भी लगा सकते हैं, कोल्ड चेन का भी विकल्प है जी, रेफरिंग चैम्बर्स भी हैं, जो कुछ करना चाहे सर बहुत विकल्प है। किसान की आय कैसे बढ़े, इसके लिए एफपीओ के अंदर बहुत बड़ा एक प्रावधान है।
थोड़ा उसमें समझना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके आदमी अगर उसमें घुसेगा, नियम उसके क्या हैं, पैसा उसमें कैसे मिलेगा, उसकी बिक्री कहाँ करनी है, आमदन कैसे होगी, क्योंकि अगर हमने पैसा बैंक से ले लिया और वापस लौटा नहीं पाए तो फिर हम उस चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए उसका अध्ययन करके, आज हरियाणा में 600 एफपीओ हैं और उन 600 एफपीओ में लगभग 78,000 किसान जो है, एफपीओ 600, 78,000 किसान, 78,000 किसान इसमें शामिल हैं। और इन 78,000 किसानों को इसकी जब से जानकारी मिली है, सब उसके विस्तार के लिए लगे हैं। हमने विचार किया है कि 1500 एफपीओ हम आने वाले समय में जल्दी बनवाएंगे ताकि ये संख्या हमारी 2-3 लाख किसानों तक पहुंचे। किसान की आमदन बढ़ाने के लिए खेती के इत्र यानी खेती के अलावा बाकी जो काम है उस जमीन पर वो जो साथ में कर सकते हैं, उसके लिए भी उस एफपीओ में प्रावधान है। मानो कुंभी फार्म बनाना है, मानो मछली फार्म बनाना है, मान लो फूल की खेती करनी है, पशुपालन करना है, मधुमक्खी है, कोल्ड स्टोरेज है, और अपनी मार्केट को यानी चीज को बेचने के लिए वहां छोटी अपनी मंडी भी बना सकते हैं कि सारे किसान उस एफपीओ को जुड़े हुए वो वहां ले आए और वहां से जिसने खरीद के ले जाना ले जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये भी कर सकते हैं। आधुनिक खेती एफपीओ के माध्यम से करने के सारे सिस्टम बनाए गए हैं। इसलिए इसमें भी हमें अपने किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो एफपीओ में जाएं। और ये जो खेती कम होने के बाद भी, जैसे अभी मैंने मधुमक्खी पालन का एक प्रेजेंटेशन 4-5 दिन पहले दिया गया, अभी तक सिर्फ 3,000 किसान हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं। हर साल डबल किए जाएं, ये हमने डिपार्टमेंट को कहा है। 2030 तक की पूरी प्लानिंग बनाई है, क्योंकि उसमें तो डब्बे लेने हैं, 100 डिब्बे रख लिए, उस 100 डिब्बे का खर्चा भी जितना आता है वो सारा हमको सब्सिडी भी मिलती है उसमें। और अपने खेत में रख लो, आसपास के खेत में रख लो, ज्यादा जिसके खेत में रखो उसको 10-20 रुपए का लालच हो जाएगा, भी 50 रुपए डब्बा मुझे भी मिलेगा। अगर उसके यहाँ 50 डिब्बे रख दिए तो 2,500 रुपया उसको भी मिल जाएगा। कुछ नहीं करना उसने, केवल अपने खेत में डिब्बे रखने के लिए 2 फुट बाई 2 फुट 4 फुट की जगह चाहिए। वो काम तो मक्खियों का, मधुमक्खियों का, कि मधुमक्खियों ने रस लाना है, उसमें जाके छोड़ना, उसका मधु बनना, और वो मधु हम निकाल करके प्रोसेस करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम हो रहा है। एक विषय इसी के साथ वो जोड़ना चाह रहा हूं मैं, परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र क्या है, इसके बारे में किस किस को पता है? ये भी कम लोगों को पता है। बनवा तो सबने लिया होगा। बनवा लिया। अच्छा, किस किस के परिवार का परिवार पहचान पत्र बन गया है? ये सबका बन गया है, लेकिन क्यों बनाया है, इसका क्या फायदा है, ये पता नहीं है। देखिए, इसमें भी जो सरकार की स्कीमें होती हैं, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, 550 स्कीमें हैं, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग हैं। जो भी कोई न्यूनता होती है आदमी में, उसके हिसाब से भी हैं, व्यवसाय के नाते भी हैं, पढ़ाई के नाते भी हैं, रोगी के नाते भी हैं, बहुत योजनाएं हैं। और उसका लाभ लेने के लिए अभी तक प्रचारित किया जाता है कि ये योजना जिसने लाभ उठाना उठाओ। जिसको तो जानकारी मिल गई वो तो वहां पहुंच जाता है। सबका बनेगा, आपका जरूर बनेगा। नहीं, उसका नाम जुड़े ना जुड़े, आपका तो बन ही जाएगा। हाँ, क्योंकि बाहर वालों का नाम ऐसा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां हमने उसकी उपस्थिति का लाभ भी उसको देना है। तो इस नाते से जो लोग फार्म भरने के लिए चले जाते हैं, उसमें भी दोनों प्रकार के हैं। जो तो वास्तव में डिजर्व करते हैं, पात्र हैं, जिनको मिलनी चाहिए, वो भी हैं, और ऐसे बहुत हैं कि झूठ बोल करके पात्रता को अपना गायब किया और जाके चले जाते हैं, कराते हैं। कल ही हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें से छानबीन की है कि दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग यानी शरीर का कोई अंग भंग हो तभी दिव्यांग है, दिव्यांग पेंशन अच्छे वाले लोग फार्म भरवा करके दिव्यांग का बनवा करके डॉक्टर को हेराफेरी की, जो कुछ किया, और जाके 2,500 रुपए की पेंशन ले आए। अब जब सब की फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है तो उसमें से 3,000 से ऊपर लोग निकल आए हैं जो दिव्यांग नहीं और पेंशन ले रहे हैं। बहुत परिवार, महिलाएं ऐसी निकली, विडो हो गई, पेंशन शुरू कर दी,
नियम है कि अगर दोबारा शादी करा लेगी तो पेंशन बंद होती है। वो बाद में भी अपना लगी है, पेंशन चल रही है। एक तो भले आदमी, यानी एक भला आदमी, एक पुरुष निकला जो विडो पेंशन ले रहा बढ़वा लिया उसने अपना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं से। कई बार नाम में नहीं पता लगता ये महिला है कि पुरुष है, बढ़वा लाया जाके। सिंह लगा दिया पुरुष हो गया, कौर लगा दी तो महिला हो गई और कुछ दोनों छोड़ दिया तो पता नहीं लगता। तो मेरा उदाहरण का मतलब यह है कि हम जो गलत लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो बंद करेंगे, और जो फिर दूसरा जो रह गए उस योजना का लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन उनके मुंह में जवान ही नहीं है जाके मांग सकें। उनको पता ही नहीं लगता उन योजनाओं का, दूर दराज बस्तियों में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, पता नहीं लगता कौन सी योजना आई कौन सी गई। एक अनुसूचित जाति की योजना ऐसी है कि अच्छा बच्चा कोई पायलट बनना चाहे, अगर कोई पायलट बनना चाहे तो उसको खर्चे के लिए 20 लाख रुपए का लोन मिलता है, और लोन उसने कब देना, जब वो पायलट बन जाएगा। अब ये योजना शुरू में 14, 15, 15, 16 में देखा 0। फिर हमने कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों से बातचीत की कि भी तुम पायलट बनना चाहते हो, बन जाएंगे, कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, कि पैसा गवर्नमेंट देती है 20 लाख रुपया। तो उसमें एक बच्चा फिर बना बाद में, अब नाम पता नहीं आपको ध्यान के नहीं, पंचकुला का एक लड़का आया, 20 लाख रुपए उसकी सहायता भी, पायलट बना है, मतलब ट्रेनिंग उसकी हुई थी, पायलट बन ही गया होगा। तो अब ये योजनाओं का लाभ तब ये लगा कि हमको व्यक्ति के साथ साथ परिवार की पहचान ये करानी पड़ेगी, और उस परिवार पहचान पत्र में परिवार के सब सदस्यों का ब्यौरा, कौन क्या करता है, काम करने वाले हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, टोटल परिवार की आय कितनी है, खेती करता है तो वो कितने किले उसके जमीन है, या कोई विशेष बात हो उस परिवार की वो लिखी जाती है, रिटायर्ड है तो किस में से रिटायर्ड है, पेंशन है तो उसकी इनकम कितनी है, और फिर जिनकी इनकम कम है उनकी चिंता हम करेंगे। हमने उसमें से लगभग 64 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बन गए हैं। इन सब की इनकम वेरिफिकेशन चल रही है। यहां भी बड़ा वो क्या बोलते हैं गड़बड़ जाला है, यानी कमाता 5 लाख रुपए साल का है, लिखता 50,000 रुपया है। अब उनसे सेल्फ डिक्लेयर कराया, आज ध्यान में आ रहा है कि कौन ठीक है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। जब उसमें से फील्ड में करा रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन, तब ध्यान में आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के बाद हमने एक सीमा रखी 50,000 रुपया साल का, जिसकी आमदन इससे कम है। ऐसे लगभग 16-17 परिवार निकल आए हैं कि 50,000 से भी कम साल के, यानी महीने के 4,000 रुपया। 4,000 में तो गुजारा नहीं होता आज के समय में। इन सबको काम कराओ। ये नहीं है कि इसके कारण से किसी को पैसा हम देने वाले हैं। घर में काम करने वाला आदमी कौन है, वो क्या कर सकता है, उसको समझाएंगे, योजनाएं बताएंगे, और कुछ नहीं तो भाई तेरी ट्रेनिंग भी कर देंगे। तू पशुपालन, घर में अगर एक भैंस या 2 भैंस रखने की जगह हो, उसका 1-2 लाख रुपए बैंक से लेके देना पड़े तो बैंक से ले देंगे। उनका ठीक से पालन पोषण कर, दूध कैसे सोसाइटी के साथ जोड़ करके उसका दूध बेचा जा सकता है, उसको 10,000 15,000 रुपए महीने की आमदन हो सकती है। किसी को गाय भैंस नहीं पालनी, भेड़ बकरी पालनी है, वो कर ले। किसी को छोटी फैक्ट्री लगानी है, वो कर ले। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना, उनको जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं तो उसकी मजदूरी सुनिश्चित करा देंगे। अनपढ़ है मान लो, नहीं कुछ कर सकता, तो हमारे जी कितने ठेके होते हैं, ठेकेदारों से हमने टाइप कर लिया कि जितने तूने आदमी लगाने हैं 20% हम इस खाते में से देंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं करना जानते, और उसको थोड़ा बहुत कम भी काम करे तो पैसे पूरे देने हैं। एक बार तो उसको ऊपर उठा दें। अरे मनरेगा में भी अगर उसको 200 दिन का काम दिला दिया तो कितना बन जाता है, 350 रुपया। कितना मनरेगा मिलता है, 309 रुपया, तो भी 60,000 तो हो गया है? नहीं, 200 दिन साल के हो गए ना, साल के। वैसे तो 100 दिन 150 दिन करा दिया हमने, लेकिन हम उसको विशेष 200 दिन करा सकते हैं जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो 300 के हिसाब से 200 दिन साल का 60,000 हो गया, और 2 आदमी भी अगर ऐसे मिल गए तो 1,20,000 हो जाएगा। तो काम करने वालों को काम दिलाना। ऐसे जो किसान है, छोटा किसान है, उसकी आधा एकड़ जमीन है,
उसको बताएंगे तो भाई मधुमक्खी पालन करवा, तू डेयरी बना ले, तू मछली फार्म। अब लोगों की जमीन फंस गई है पानी में। झज्जर जिला डूबा पड़ा है, रोहतक जिले में काफी पानी आया हुआ है, गुड़गांव वहां तक सब तरफ झील हो गई है। तो वहां अच्छे तालाब बना करके उनको मछली पालन का काम तो करा ही सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट हमने बनाया है कि जिसकी भी 1 लाख रुपए साल से आमदन कम है उन सब को किक मार के 1,80,000 से ऊपर ले जाओ। डिपार्टमेंट 6-7 लगा दिए हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, काम शुरू किया है अभी। तो हम भी अपने अपने क्षेत्र में परिवार पहचान पत्र में एक आदमी हमने सोशल वर्कर इस नाते से कुछ लोगों से पूछ करके जो आपके संपर्क में होंगे वो इस सर्वे में लगाए हैं। सर्वे ठीक होना, अगर सर्वे में हमने भी कोई गड़बड़ कर दी तो फिर हम भी घेरे में आ जाएंगे। घेरे में यूं आएंगे कि 5 आदमी हैं सर्वे करने वाले एक ही लोकल यूनिट में, उसमें से एक हमने नाम उनको दिया है। अगर उसने गड़बड़ किया और 4 ने कुछ और कर दिया तो ये घेरे में आ जाएगा। हम उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कितने मेंबर हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, महिला कोई काम करती है तो भी बताओ, नहीं करती है तो भी बताओ, घरेलू औरत है तो बताओ, आमदन के हिसाब से फिर उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा एक और कार्यक्रम जो हमको सबको ध्यान में रहना चाहिए। अब मैं एक एक योजना की गिनने के बजाय जो प्रधानमंत्री जी ने और या फिर जो हमने हरियाणा में किया है वो सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने प्रगतिशील किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया हर एक किसान को देना शुरू किया है। हमने भी 6,000 रुपया मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना इसमें से देना शुरू किया है। और जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जिसमें प्रीमियम देना पड़ता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे ही ये जो सम्मान निधि में भी 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक 18 से 40 साल की उम्र के देने पड़ते हैं। हमारे गरीब बंधु, चाहे वो किसान हो चाहे कोई और हो, दुकानदार हो, ये प्रीमियम जमा नहीं कराता, आदत ही नहीं है, स्कीम में आना नहीं चाहता। हमने कुछ साल के लिए उनको लाभ दे दिया, भी एक बार इसमें सारे आ जाओ तो 6,000 रुपया हर परिवार को इन योजनाओं का प्रीमियम भरने के लिए ये दे रहे हैं। अभी तक पिछले कोविड के समय में हमने लाखों लोगों को ये दे दिया। उस समय तो सारा ही नगद दिया कि कोविड के समय लोगों के रोजगार खत्म हो गए तो 4,000 या 5,000 रुपया दिया था। अब हमने वो सारा उन स्कीमों के साथ जोड़ दिया। 12 रुपया साल का हर आदमी का वो जमा कराएंगे, 330 रुपया साल का परिवार के हर आदमी का, यानी उम्र है उस उम्र के बीच के जितने आदमी हैं उनका जमा कराएंगे। और ये मानधन योजना, चाहे वो किसान की हो, चाहे लघु व्यापारी की हो, चाहे श्रमजीवी हो, इसके 55 रुपए से 200 रुपए ये उस योजना में से जमा कराएंगे। और इन तीनों योजनाओं में अगर 6,000 पैसा नहीं पूरा हुआ, 6,000 कम पड़ गए तो जितने ज्यादा वो भी कराएंगे। ये 3 प्रकार की योजना है हर व्यक्ति की कि 60 साल के बाद हर आदमी सुरक्षित हो जाए। ये सरकार के जिम्मे ना रहे कि सरकार पेंशन देगी। आज ही हम जमा करा रहे हैं, उस समय तक हो जाएंगे काफी पैसे, उसमें से उसको पेंशन योजना मिलेगी। किसान की भी योजना उसमें है, व्यापारी की भी है, मजदूर की भी है, सबकी है। तो ऐसी योजनाएं सब चला रहे हैं। एक हम सोच रहे हैं किसान मित्र योजना ये शुरू करनी है। किसान मित्र में मेरा सोचना ऐसा है कि आमदन किसानों की काफी होती है कई बार, लेकिन उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखने वाला घर में कोई नहीं है। अगर कोई चुस्त बेटा भी है तो वो भी शाम को उसके पैसे जेब से निकाल के अपना ब्लोटिंग पेपर आएगा, बाबू 500 रुपए दे दे। सुना ब्लोटिंग पेपर क्या होता है? ब्लोटिंग पेपर क्या होता है किस किस को पता है? नहीं पता। क्या है कि पहले पुराने समय में कलम दवात से लिखते थे, निब वाली पेन होता था, उसे स्याही फैलती थी, तो एक स्याही चूस ये पेपर होता है, इसको कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर। अब वो 5-10 पैसे का आता है। तो एक नौजवान, बाबू एक बड़ी चीज लानी है, क्या ब्लॉटिंग पेपर लाना है। बाबू बेटा कितने पैसे लगेंगे? 200 रुपये। 10 पैसे वाली चीज का 200 रुपये ले गया। बापू के जेब में पैसे आए, बेटा इंतजार करता है कि मैं इसकी अब मोटरसाइकिल लाऊंगा। बापू के मन में आया कि इस बार मकान बना लो, कुछ भी है। आखिर उस पैसे का बाद में अगली फसल के भी तो उपयोग होता है, वो रखनी नहीं। तो इस सारे चक्र में फंसा रहता है।
हमने कहा कि हम एक योजना शुरू करते हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, रिटायर्ड हैं, जो खेती बाड़ी का सिस्टम जानते हैं, एक सिस्टम बनाएंगे। कुछ किसानों के ऊपर एक एक आदमी तय करेंगे, भाई ये 100 परिवार हैं, तू संभाल जरा, 50 परिवार 100 परिवार कुछ देंगे, इनमें सब ठीक ठाक इनका चल रहा है या शाम को पोहा पीने वाले तो नहीं है, और अधिकतर हैं उसी में उजाड़ते हैं। आमदन को ठीक ढंग से उसका उपयोग करना, यह व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता है। कमाई करना एक बात है, उस कमाई को ठीक खर्च करना। क्यों, इस बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? आपको अगर कहा जाए कि हर आदमी 100 किसान परिवारों का संभालो और किसान मित्र बनो, तो कौन कौन तैयार हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, ये योजना आपके जिम्मे। आपके सबके हाथ उनके हाथ है। ठीक है जी, कर देंगे। तो मित्रों, ये सारी योजनाएं हमने फिर अटल मजदूर कैंटीन योजना, पिंजौर की मंडी की बात आपको बताई कि 78 एकड़ में 175 करोड़ रुपए में फल मंडी पिंजौर में बन रही है। गन्नौर में एक मंडी बन रही है जिसका 537 एकड़ में 7000 करोड़ रुपए की। मसाला मंडी बन रही है 16 एकड़ में सोनीपत में, केवल मसाले का व्यापार होगा वहां। फूल मंडी बन रही है गुड़गांव में, वो भी 8 एकड़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रही है। एक हमने जो ढाणियों के लिए काम किया है, खेतों में जहां जहां जिस इलाके में ढाणियां, ज्यादातर तो भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये इलाका है जिसके अंदर ढाणियां बहुत हैं। वहां उनको एक ही घर होता है, बिजली मिलती नहीं है, उन्होंने ट्यूबवेल के कनेक्शन ले रखे हैं। अब ट्यूबवेल की लाइट कभी आएगी कभी नहीं आएगी, घर के अंदर वो बड़े परेशान रहते हैं, चोरी भी करते हैं फिर वहां से कनेक्शन की। हमने उसका पैट का ट्रांसफार्मर लगा करके, पीएटी पैट ट्रांसफार्मर एक स्पेशल होता है कि जो 3 फेज में से 1 फेज की लाइट लेकर के और वो सीधा घर में जला सकते हैं। सिंगल फेज मोटर के साथ तो सीधा लगा ही सकते हैं। पहले जो 8 घंटे हम पावर का कनेक्शन देते हैं एग्रीकल्चर को, पैट के माध्यम से 16 घंटे लाइट मिलती है। उसका जीवन सुखी हो गया। अब गांव में कोई भी ढाणियां वैसी नहीं बची होगी, या बची होगी तो पैट के ट्रांसफर आते ही वो सारे पूरे कर देंगे। एक उनके घर को भी जगमग करना। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां यानी इस समय 5500 गांव ऐसे हैं, लगभग 75% से ऊपर, जहां 24 घंटे बिजली जाती है। कोई आंदोलन बिजली को लेके हुआ है? हाँ, वो तो कारण होगा इस ट्यूबवेल का। हाँ, तो कोई लिख के दे दो ना, अपना बेदी जी को दे देना। तो ऐसी कोई एक आध कठिनाई है तो जब आप भेजोगे उसमें से कोई विशेष बात होगी तो बता देंगे। कई बार कोई झगड़ा हो गया, कोई आपस में वहां विवाद है, कुछ और है, इस कारण से रुकता है इन जनरल। और इस बात का एक उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, पता नहीं इस टीम में कभी किया कि नहीं किया, हमारे सुखविंदर जी असर है। जब शुरू में 2014 में हमने सत्ता संभाली तो ये समस्या हमको पहले से पता थी कि बिजली के लोग बिल नहीं भरते, कुंडी कनेक्शन लगाते हैं, लाइन लॉस 34-35% है। तो विधानसभा अनुसार जब पहले तो जिला अनुसार मैंने भ्रमण किया 2014 के 31 दिसंबर तक, फिर हमने फसल के कटने के बाद अप्रैल में विधानसभा अनुसार एक दौरा करूंगा 90 के 90 का, और संयोग से पहला दौरा बन गया हमारा बारडा विधानसभा का। सुखविंदर जी हमारे है विधायक वहां, तो इन्होंने अपने मांग पत्र भेजा हुआ था, हमने सब अध्ययन करा लिया कि हाँ ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। हर जगह 100-150 करोड़ रुपए की घोषणा मैंने की थी। तो इनको मैंने बताया कि हाँ सारी डिमांड आपकी मानूंगा मैं, लेकिन एक डिमांड मेरी है। कि आपकी क्या डिमांड हो सकती है सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते? मैं कहा नहीं है मेरी एक डिमांड। कि क्या है? मैं कि इस इलाके के लोग बिल नहीं भरते, कुंडी कनेक्शन लगा के रखते हैं, और मैं आज उनको प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, उनसे मांगूंगा कि बिल भरने शुरू करो। छूटते ही कहते हैं रैली कैंसिल कर दो। क्योंकि हरियाणा में ऐसे बहुत स्थान हैं, बहुत लोग ऐसे जो बिजली का ना बिल भरना यही अपने सम्मान की बात समझते हैं, इसी में चौधर मानते हैं कि जो चौधर ले लेगा वो बिजली का बिल नहीं भरेगा। हमने कहा हरियाणा में सबको भरने पड़ेंगे, कोई ऐसा नहीं भरेंगे। अब मुझे पता नहीं आज उस बारडा की क्या स्थिति है, लेकिन हरियाणा में उस अभियान को हमने चलाया
मेरा गांव जगमग गांव, तो आज 5500 से ऊपर गांव आज सब ने मीटर बाहर निकलवा लिए, सब बिल भरते हैं। और उसमें हमने जो पिछले उनके जितने ब्याज थे, जितने भी उनके पेनल्टी थी या कई कई सालों के बिल बकाया थे, 1 साल का ओरिजिनल बिल छोड़ करके सारे माफ कर दिए। 1 साल का बिल है, अगले 1 साल में 12 किस्तों भर दो, इकट्ठा मत भरो, वर्तमान बिल देना शुरू करो और पिछला जो 1 साल का 12 किस्तों बढ़ा के भर दो। यानी 1 महीने में 2 महीने का बिल भरते जाओ, 1 साल में सारा खत्म। और उसमें भी कई करोड़ रुपया, अब वो एकदम एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है, आपके ये जो पत्रक दिए हैं इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। इसका हमने जो सरचार्ज है वो सारा माफ किया है। हरको बैंक 4 लाख किसानों का 1314 करोड़ रुपया ये हमने माफ किया। डीबीटी किसानों की सीधी पेमेंट 29,000 करोड़ रुपया ये हमने डाली। अब तो पक्का ही कर दिया केंद्र ने कि हर किसी को डीबीटी हो गया, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगा। ये जो किसान किया है डबल करने का विषय था, ये ऐसी छोटी छोटी चीजों में से बढ़ रहा है। और आज हमारा किसान हरियाणा में ऑन एवरेज सारे देश के किसानों का जो आमदन के हिसाब से 3रे नंबर पर है। अभी 2 प्रांत हमारे से और ऊपर हैं अभी, लेकिन फिर भी हमारा किसान वो नहीं है जो बिल्कुल गरीब प्रदेश है, जैसे बिहार हो गया, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वैसे नहीं है। हमारा किसान अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए हम अपनी सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़े। किसानों की जो फसल अवशेष है, पराली, इसमें हमने 1000 रुपया एकड़ देना शुरू किया कि अपना गांठ बांधो, 1000-1500 रुपया वहां से कमाओ, 1000 हम देंगे, 2500 रुपया एकड़ उनको फायदा हो जाता है इसका, ये अलग से होता है। बागवानी पर 20,000 रुपए की सब्सिडी, जो 16,000 थी उसको 20,000 कर दिया। क्यों? ऐसा ही है ना कुलदीप, हरदीप जी? 20,000 रुपया उसकी बागवानी की सब्सिडी है, एक हेक्टेयर की है। सिंचाई में हमने लगभग 4,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं इन दिनों में। जो हमारे मेन लाइंस थी, नहरें, खास करके यमुना की जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है उसकी लाइनिंग करा करके सारे की सारी उसका रिवैम्प कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन के ऊपर हमने लगभग 150 करोड़ रुपया लगाया है। और माइक्रो इरिगेशन 85% पैसा माइक्रो इरिगेशन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। जो खर्चा आएगा वो, कोई खेत ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर पानी ना पहुंचे, लेकिन हो माइक्रो इरिगेशन का। आज इस इलाके में पानी नहीं है, आप कोई भी दूर से दूर का इलाका 25-30 एकड़ का एक ब्लॉक ये बना करके सब अप्लाई कर दें, हमें स्पेशल लाइन बिछानी पड़ेगी, चाहे 1000 करोड़ रुपया लगना पड़ेगा, तब भी पहुंचा देंगे। एक एकड़ को तो नहीं जाएगा अभी, लेकिन एक चंक होना चाहिए। एक चक अगर हो गया 20-30-50 एकड़ का, उसमें हाँ जहां पानी बहुत गहराई में चला गया है वहां ओपन ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देंगे, वहीं देंगे जहां माइक्रो इरिगेशन का उन्होंने सिस्टम लगाया है। हाँ, कर लेंगे बात। तो इस प्रकार से ये सारी जो योजनाएं हैं ये सब इस पत्रक में दी हैं, आपको मैंने बताई हैं। अब एक अंतिम विषय करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि 2 बजे मेरी अगली एक बैठक भी वो आई है। जो अभी ये विवाद चल रहा है आजकल, आपको सब ध्यान में तो है ही है, और ये मैंने बता ही दिया कि ये कोई बहुत धरातल की समस्या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब या तो दे सकते हैं हम सरकारी कोई भय का वातावरण बना करके, डंडा उठा करके। आज हम कोई किसी प्रदर्शन को या किसी चीज को दबाना हो तो सरकार के एक ऑर्डर से वो खत्म हो सकता है, लेकिन अपने को पता है कि आखिर तो प्रदेश अपना है, समाज अपना है, और ये जो विद्रोही मूड लेकर के बैठे किसान ये भी अपने हैं, ये किसी और के तो है नहीं। कोई ऐसे तो हम नहीं कह सकते हमारे को दुश्मन है। माथा खराब कर देते हैं कई बार लोग, कभी कोई लालच देके, कभी कोई लालच देके, या अपने मंसूबे उनके राजनीतिक होते हैं। लेकिन जितना बड़ा ये सारा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसको हम, खास करके हमारा जो किसान मोर्चा, ये अगर एक्टिव हो तो ये संभाल नहीं सकता, ये इसको संभाल सकता है। करना क्या होगा, एक तो इन्हीं लोगों में से जो ठीक ठाक लोग हैं उनको व्यक्तिगत मिलना होगा, अपनी अपनी जगह पर जहां भी ये लोग हैं इनको व्यक्तिगत मिलना, इनको समझाना। और अब चूंकि इतना लंबा हो गया है, उनमें बहुत लोग ऐसे हैं सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये क्या है कि सरकार बिल्कुल मान नहीं रही,
हमारे लोग अड़े हुए हैं कि बिल्कुल 3 कानून वापस करो, तो ये कब तक चलेगा? तो उसमें से उनको समझाना पड़ेगा, बातचीत के लिए भी आह्वान करना पड़ेगा, और या फिर भाई अब इसको खत्म करो, बैठ जाओ, सरकार पर भरोसा करो। अगर कहीं कोई लागू होने के बाद गलत कुछ काम निकल आया तो इसको बदलने में, इसको संविधान जैसे हम संशोधन करते हैं 125 बार, जो हम कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक संविधान हमको मिला, देश की आजादी का एक तोहफा, उसमें भी 125 के लगभग संशोधन हो गए हैं ना। क्यों? सरकारें ही करती है ना। तो इन कानूनों में कोई धारा बदलनी होगी, संशोधन कर देंगे। और आज भी अगर कोई जचा दे कि हाँ इनमें ये चीजें छोड़ दो, आज भी संशोधन हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र की सरकार में कोई बिल्कुल दबाव बना दे कि नहीं ये जब तक वापस नहीं लेगा तब तो ना मानू, तो ना मानू वाली सुनी है। मैंने विधानसभा में सुनाई थी, मैंने कहा एक आदमी जो है ना अपने घर जाके अपनी पत्नी को कहता है कि भगवान मैं एक शर्त लगा आया हूं। कि क्या शर्त लगाया? ये शर्त लगाया हूं कि 2 और 2 5 होते हैं। कितनी लगाई है? बता दिया, कोई 100 रुपया 200 रुपया कुछ बता दिया। तो उसकी पत्नी कहती है ना पुत्र तो हार गया। हार कैसे गया? कि 2 और 2 5 थोड़ी होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। खिल्ला बावड़ी है तू। कि लोग भी बस किसी से पूछो, सब कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं। कि मैं मानू भी ना मानू, अब ना मानू का तो कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए, इसका मुकाबला करने के लिए हमको सबको कोई एक प्लानिंग अपनी बनानी होगी। टीम के रूप में आप लोग बैठ जाओ, बैठ करके और हर इलाके में जहां जहां इनकी गतिविधियां हैं उन लोगों से मिलना। एक दूसरा, कुछ और संगठन जो समर्थन में है हमारे, यानी सरकार के समर्थन में ऐसे संगठन भी हैं, काफी है, उनको संपर्क करो। उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। वो कहें, मीडिया में कहें, खुले रूप से कहें कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और इतने काम किसान के लिए हमने किए हैं, जब ये बताएंगे कि आखिर कौन सा किसान के विरोध में काम है। अभी 2 दिन पहले की बात है, केंद्र सरकार ने कहा कि मॉइस्चर इतनी ज्यादा है। उनकी अपनी एक रिपोर्ट होती है, उन्होंने रिपोर्ट अपनी मंगवाई कि कहीं भी 20 से नीचे मॉइस्चर नहीं है। उनका कि सुखाना तो पड़ेगा और सूखने के लिए टाइम चाहिए, तो प्रोक्योरमेंट जो है वो 11 तारीख से कर दो। अब हमें भी पता है, क्योंकि मंडियों की जानकारी हमें भी है, बहुत मंडियां ऐसी हैं कि जहां आज ठीक धान है, जरूरी नहीं कि सारा 20 मॉइस्चर का है। और फिर चूंकि मंडियों में आ चुका है, वहां आखिर मौसम खुलेगा तो सुखाएंगे भी सही। जब सूखेगा तो सूखने के बाद 17 मॉइस्चर पर आएगा ही। तो मैंने कहा आप खोल दो, जिसका ठीक मॉइस्चर है, ठीक प्रावधान है, वो अपना खरीदना शुरू करो। कल जब हमने जाके समझाया, उस समय मंत्रियों ने आपस में बातचीत की, उनका ठीक है, बात मान लो, इनकी बात ठीक है। कल ही जो हाथों हाथ वही 1-1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वही मनवा दिया और घोषणा कर दी। आज से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। 1 तारीख से जिनकी पहले से की हुई थी, क्या उसको बोलते हैं, शेड्यूलिंग जो है वो 1 तारीख वाली। अच्छा, संयोग से 2 तारीख शनिवार था कल, और 2 अक्टूबर की छुट्टी भी थी। आज 3 का रविवार, 3 को भी शेड्यूलिंग होती नहीं है, तो वही 1 तारीख वाली शेड्यूलिंग 3 को कर लो। ज्यादा बिना शेड्यूलिंग के आए हैं वो भी कर लो। करने के बाद फिर 4 तारीख से रेगुलर शेड्यूलिंग करते जाओ, और जिसकी ठीक पक गई है, ठीक मॉइस्चर है, लाओ और बेचो। उन्होंने बेचना, सरकार ने खरीदना, एजेंसियां तैयार बैठी हैं। तो कोई ऐसी समस्या आती है, हाथों हाथ हम उसका हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? 60-60 समाचरे क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। नहीं, 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो। ये इतिहास में नाम लिखा जाता है।
इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, जोश के साथ, क्या जोश के साथ, हाँ, अनुशासन को बना के रखना। जो सूचना मिल गई कि यहां तक करना, इससे आगे नहीं करना तो फिर नहीं करना। हाँ, सिंधु जी कुछ कह रहे हैं। 80% युवा था कि खेती करता था किसान, युवा खासकर, और 65% पे आ गया था। आज दोबारा सरकार ने तीनों कामों पर युवाओं का ध्यान रखा है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। दूसरा, गन्ने के रेट पर पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट दिया, सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रति एकड़ जो आफ्ताब है, 12 रुपए 2 रुपए का चेक मुझे भी मिला था। आज सरकार ने 12,000 रुपए का चेक देकर सरकार ने जो किसान के लिए भले का काम किया, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। है उसकी तैयारी क्या है पूरा बता। अभी जो मासिक आय किसान की थी 2014 में, हम लगातार 10 साल से टीवी चैनल बोलते हैं, 340 रुपए एक किसान की मासिक आय होती थी। आज 27,000 रुपए, 29,000 रुपए सरकार ने देने का काम किया। बहुत बड़ी सरकार का मैं धन्यवाद, ताली तो ठोक दो भाई एक बार। सरकार ने 10 वर्षों से, चाहे घासीराम मेन जी हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हो, शरद जोशी जी हो, शरद जोशी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, चाहे चौधरी घासीराम, चौधरी धनाराम जागलाल जो है, हमेशा कहते थे भी किसान को तो अपनी फसल रेट का अधिकार नहीं मिला। आज सरकार ने किसान को फसल अपने खुद रेट रखने का अधिकार मिला है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद करूंगा। इसके लिए भी ताली बजानी चाहिए।